साथियों, पिछले काफी दिनों से हम लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, नेशनल इनकम इत्यादि। जीडीपी कई रेफरेंस से आप बराबर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इसके बारे में बराबर कुछ न कुछ मैटर आता है। लेकिन कभी आप सोचते हैं कि इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है यूएस डॉलर में अगर हम बात करें तो, और ये दुनिया में 5वां सबसे रईस देश है इस हिसाब से। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पॉवर्टी का एस्टिमेट क्या है, सीएमआई कहता है कि भारत में 90% से ज्यादा लोग या करीब करीब 90% लोग 25,000 मंथली इनकम से कम में वो हाउस होल्ड सर्वाइव करते हैं। और अगर हम ये 90% को 80% पे लाके दें, मतलब ये कि 90% पीपल लेस देन 25K पे अपना हाउस होल्ड सर्वाइव करते हैं। और अगर हम 80% की बात करें तो 80% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो लेस देन 10,000 में सर्वाइव करते हैं। मतलब ये कि 80% परिवार ऐसे हैं जिनकी की 10,000 मंथली इनकम से कम है। तो आखिर ऐसा कौन सा जीडीपी है और इस जीडीपी का उनकी लाइफ में क्या रिलेवेंस है? गरीबी की हालत यह है कि अगर हम और ज्यादा गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि रंगराजन कमेटी 32 रुपए, तेंदुलकर कमेटी भी करीब कुछ 36-38 रुपए के आसपास डेली कंजम्पशन की बात करते हैं। कभी आप सोच के देखिए, क्या इतने में घर चल जाएंगे, व्यक्तियों के खर्च चल जाएंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए जोसेफ स्टिग्लिट्ज, इनको 2001 में नोबेल मिला था। ये न्यू कीनसियन इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि जीडीपी अपने आप में एक सही मेजरमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को इग्नोर करता है, जैसे एनवायरमेंटल डायमेंशन, जैसे कि फैमिली डायमेंशन, हाउस होल्ड के दूसरे जो नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, वेलफेयर इत्यादि। इन चीजों को ये इग्नोर करता है। तो आज हम इन चीजों पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्यों, क्या है जीडीपी जो जीडीपी को एक पुअर इंडिकेटर बनाती है या रिच इंडिकेटर बनाती है। नमस्कार, मेरा नाम है गुरुराज और निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी और उसके वेलफेयर वाले डायमेंशन, उसके अल्टरनेटिव क्या है जीडीपी के, एंड वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को किस तरह क्लासिफाई करता है। कौन सी कंट्रीज मिडिल इनकम है, कौन सी कंट्रीज रिच या अपर मिडिल है या लोअर इनकम कंट्रीज हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करता है। ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। और ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी, जिसको हम यूनिट 1 में कवर कर रहे हैं, उसका 6th लेक्चर है। जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके लिए मेरी सलाह यह है कि पहले वो पुराने लेक्चर्स देखें, अन्यथा उनको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत होगी और आगे के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उनको समझ में नहीं आएंगे। ये सेक्शन खासतौर से हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 6 से 7 लेक्चर पूरे आने हैं। तो इसमें से प्रीलिम का वेट 6 मार्क्स का है और मेंस का वेट 10 मार्क्स का है। मतलब ये कि अपने आप में चलता फिरता एक बड़ा सिलेबस के बराबर है, जो कि बहुत छोटे सिलेबस में आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। और अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी नहीं समझे तो आपको चाहे जितनी इकोनॉमी पढ़ लीजिए, बैंकिंग, चाहे जितना एक्सटर्नल सेक्टर, एग्रीकल्चर या कुछ भी, आप यूपीएससी में 50% भी इकोनॉमी के क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। और यूपीएससी में इकोनॉमी के 25 से 28 क्वेश्चन तक आते हैं। 2016 में तो 29 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे और 20 से कम तो शायद ही कभी आते हैं। मतलब ये कि बगैर इस सेक्शन में आपका कमांड हुए आप यूपीएससी के अपने ख्वाब को ख्वाब ही समझिए। तो बेहतर है कि आप फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ें और इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर्स पढ़ें और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दें। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर का, कि जीडीपी का वेलफेयर से क्या रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है या थोड़ा बहुत कोई रिलेशन है। हमें ये विश्वास हो सकता है कि किसी देश की जीडीपी का उच्च स्तर उस देश के लोगों जीडीपी का उच्च स्तर उस देश के लोगों की भलाई का सूचक है। तो क्या ये सच है? लेकिन ये बात असत्य हो सकती है। उसके कुछ प्रूफ हैं। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही कि जीडीपी भलाई का इंडिकेटर है या नहीं, भलाई का सूचक है या नहीं। ये बात गलत हो सकती है और उसका कारण क्या है? जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की हम बात करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? जैसे कि आप पढ़ते होंगे, ऑक्सफॉर्म की एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से 1% पीपल के पास इंडिया में 60% वेल्थ है। इसका क्या मतलब है?
मतलब ये कि अगर पूरे भारत में 100 रुपए हैं तो सिर्फ एक जना के पास 60 रुपए है, या ये हम कहें कि 1% लोगों के, और 100 ही लोग हैं तो सिर्फ 1% की बात। अगर हम टोटल पॉपुलेशन में बात करते हैं तो 1%, मतलब ये कि कुछ करोड़ के पास 60%, 60% वेल्थ है। ठीक है, कई कंट्री में ये फिगर और ज्यादा खराब है। ये क्या शो करता है? ये इनइक्वालिटी को शो करता है। मतलब ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है वो हाईली स्क्यूड है। कुछ लोगों के पास बहुत सारी वेल्थ है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल कम वेल्थ है। ठीक है, यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उच्च है तो हम यह नहीं कह सकते कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद या आय बहुत कम व्यक्तियों के पास केंद्रित हो सकती है। अडानी अंबानी या ऐसे रईस लोगों की संख्या बहुत कम है, ये आपको पता है। दूसरा क्या रीजन है जिससे हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी अपने आप में एक राइट इंडिकेटर नहीं है? इसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को काउंट नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मदर आपको केयर देती है, आपकी फैमिली को केयर देती हैं, वो दिन में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। दूसरे जो घर में मेंबर हैं, खासतौर से बुजुर्ग, दूसरे लेडीज, वो घर में कई तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन एक्टिविटी का इकोनॉमी में काउंट नहीं होता। टेक्निकली उन्हें होना चाहिए बट वो काउंट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी का पैरामीटर है वो जीडीपी है, वो मॉनेटरी एक्सचेंज और उसकी रिपोर्टिंग पे बेस्ड है। अब आप बताइए, अगर सुबह मदर आपकी आपके लिए लंच तैयार करती हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, दोपहर के लिए लंच तैयार करती हैं, तो कैसे आप उनको इकोनॉमिक एक्सचेंज में जोड़ सकते हैं? मतलब ये कि हाँ, इस मेजरमेंट में ही कुछ दिक्कत है। ऐसा नहीं कि हम उसके लिए उनसे कुछ रुपए का आदान प्रदान करेंगे कि मदर, आपने मुझे ब्रेकफास्ट कराया तो आपको 50 रुपए मिलेंगे, आपने लंच कराया तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। दैट विल बी हाईली नॉनसेंस। क्यों? वो जीडीपी की डिमांड हो सकती है बट जीडीपी एज अ पैरामीटर गलत हो सकती है। इसलिए हम ऐसे किसी कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह से रिलाई करें या नहीं करें, वो आपको इस चैप्टर की बात जरूर समझ में आ जाए। इसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाली घरेलू सेवाएं मुद्रा की सहायता के बिना, मतलब ऐसे कई सारे काम जिसमें मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होते हैं तो उनकी अकाउंटिंग नहीं होती है। जैसे कि वस्तु विनिमय, कई सारे ट्राइबल फैमिलीज हैं जिनमें आज भी करेंसी की कोई भूमिका नहीं होती, बट वो विनिमय से चीजें चलाते हैं। ऐसा हम विलेजेस में, शहरों में भी देखते हैं कि कई सारे लोग वर्क एक्सचेंज कर लेते हैं या दूसरे तरह के एक्सचेंज करते हैं जिनमें कि कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उनको जीडीपी काउंट नहीं करता। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र में होने वाले आदान प्रदान आर्थिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में पंजीकृत नहीं होते हैं। इसलिए जीडीपी किसी देश की उत्पादक गतिविधि और कल्याण का स्पष्ट संकेत नहीं देती है। जनरली इस तरह की चीजें प्री में आती हैं तो कम आती हैं, मेंस में ज्यादा आती हैं। तो हम लोग इनको दोनों आधार पे समझेंगे। इसके और अलावा क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी ने एक सिगरेट परचेज करी, स्मोक किया। ठीक है, परचेज उसने करी, स्मोक उसने अकेले नहीं किया, पैसे स्मोकिंग के तौर पे आपको भी दिया, आपको मजा आया या नहीं ये आप डिसाइड कर लो। लेकिन जो उसने स्मोकिंग करी उसमें कुछ शेयर उसने आपको दिया। ठीक है, इसके दूसरे तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए मेरी कार है, मैं ऐसे चला जा रहा हूँ, उसमें से धुआं निकल रहा है, आपको पोल्यूशन मिल रहा है, आपको आपने उसके लिए क्या किया? क्या मेरे ऊपर कोई उसका पनिशमेंट है? नहीं है। क्या मैं उसके लिए कुछ अलग से पे कर रहा हूँ? हाँ, पोल्यूशन के नाम में 100-200 रुपए सालाना सरकार को दे सकता हूँ। लेकिन जो उस पोल्यूशन का लॉस आप पे हो रहा है, क्या उसके अगेंस्ट में आपको कुछ मिल रहा है? उत्तर है नहीं। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं बाह्यताएं, यानी कि एक्सटर्नलिटीज। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मैंने पेड़ लगाया, उस पेड़ से आपको ऑक्सीजन मिली, उसके बदले में आप मुझे कुछ दे रहे हैं क्या? उत्तर है नहीं। मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने आसपास की मिट्टी को पॉल्यूट किया, उसमें ढेर सारे पॉल्यूटेंट्स आ गए, मैंने आसपास के पानी को पॉल्यूट किया, उससे ढेर सारा पानी पॉल्यूट हुआ। तो क्या ये अपने आप में अ, उसके लिए क्या मुझे कोई पनिशमेंट होता है क्या? उत्तर है नहीं। लेकिन ये जो वो बाह्यताएं हैं, ये जो एक्सटर्नलिटीज हैं, ये इकोनॉमी में डायरेक्टली काउंट नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जीडीपी इनका सही प्रेजेंटेशन नहीं करता है। बाहरी लाभ या हानि एक फर्म या एक व्यक्तिगत कारण से दूसरे को संदर्भित करते हैं जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान या दंडित नहीं किया जाता। ठीक है,
आर्थिक गतिविधियों का एक पर्यावरणीय प्रभाव है जो अक्सर अपरिवर्तनीय होता है। हाँ, स्वास्थ्य, खुशी, व्यक्तिगत संतुष्टि जैसे व्यक्तिपरक कारक, मानवाधिकार, न्याय तक पहुंच, राजनीतिक परिपक्वता, सामाजिक समानता इत्यादि की सूचना जीडीपी से नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब ये कि ये सारे अपने आप में टर्म नहीं है, ये सारे अपने आप में पूरे पूरे कॉन्सेप्ट है। आप इसमें से बहुत बड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा आंसर भी लिख सकते हैं, बहुत प्रिसाइज, बहुत अच्छा भी आंसर लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन कि आपके टर्म सिलेक्शन क्या क्या है, शब्दों का चयन आप किस तरह से करते हैं। तो जीडीपी इनमें से कुछ भी इंडिकेट नहीं करता। जो आज हम जीडीपी का अकाउंटिंग करते हैं, उसमें उसका क्या पर्यावरण पे प्रभाव है। मान लीजिए गौतम अडानी की कोयले की फैक्ट्री है, जिसकी वजह से हजारों मजदूरों को दंडनीकरण फॉरेस्ट से निकाला गया, जो कि एक रियलिटी है, लेकिन उसके बदले उन्हें मिला क्या? हाँ, बहुत स्मॉल अमाउंट उनको सरकार से सपोर्ट मिल जाता है या कंपेंसेशन मिल जाता है, लेकिन उनकी जो पूरी एक जीवन रेखा है वो प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में गौतम अडानी के द्वारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को जीडीपी कैलकुलेट करेगा और उन ट्राइबल्स को जो होने वाला लॉस है उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नर्मदा डैम है, डैम से होने वाले बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन उस डैम के इफेक्ट में 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर घर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। क्या उस एस्पेक्ट को जीडीपी कैलकुलेट करता है? उत्तर है नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं कि जीडीपी इनको कैलकुलेट नहीं करता है, और ये अपने आप में जीडीपी के ड्रॉबैक्स हैं, जिसे न्यू कीन्सियन इकोनॉमिस्ट इजिली हाईलाइट करते हैं। और 2001 के टाइम में जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने इन चीजों को लोगों के सामने लाया, जिसके आधार पर ये एक बहस का नया मुद्दा बना। जीडीपी केवल रिपोर्ट की गई, रिपोर्टेड खपत को ध्यान में रखता है। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, कि आप मुझे 1 साल बाद लौटा देना 4% इंटरेस्ट है, ठीक है, बट उसकी कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ? हाँ हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ है। लेकिन क्या जीडीपी में इसकी कोई रिपोर्टिंग है? उत्तर है नहीं। अब आपको सोचेंगे 100 रुपए के लिए क्या लफड़ा करना, क्या झगड़ा करना, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। गौतम अडानी ने 1 लाख करोड़ मुकेश अंबानी को दिए कि ठीक है, तुम मुझे साल में 10% के इंटरेस्ट से वापस कर। ये उनके बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग है, किसी तीसरे पर्सन को पता नहीं, कोई स्टेट बैंक को नहीं जानकारी, कोई आरबीआई को नहीं जानकारी। ठीक है, उनके बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। क्या 1 लाख करोड़ छोटा अमाउंट है? उत्तर है नहीं, बड़ा अमाउंट है, इसे जीडीपी में काउंट होना चाहिए, नहीं हुआ। तब क्या? और कई सारे तरीके हैं, जैसे कई सारे जो कन्वेंशनल मुंबई के बिजनेस क्लास थे, उन लोगों ने एक मेथड ढूंढा। मैं आपको छोटा सा डिस्कस करूंगा कि ये एक पेपर है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, ऐसे 10 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया। अब इसको यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पार्ट में इसको अलग कर लिया गया। ये बहुत हुंडी के जमाने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक पीस सबने रख लिया, ठीक है, और उन्होंने कहा इस पेपर की जो वैल्यू है एक पीस की, एक पर्टिकुलर टाइम में हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। आपस में हम इसके एक्सचेंज करके बिजनेस कर लेते हैं, और वो बिजनेस हो गया उनके बीच में। इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ है। ट्रांजैक्शन हुआ? हाँ हुआ। जीडीपी में रिपोर्ट होगा? उत्तर है नहीं। तो क्या ये चीजें, ये मैंने एक आपको रॉ मटेरियल बताया, क्या ये चीजें नई हैं? नहीं। क्या ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हैं? बड़े स्केल, कितने बड़े स्केल में? हर शहर में। ये सत्य है, हर शहर में। छोटे छोटे एम्प्लॉयज के बीच में, बड़े बड़े एम्प्लॉयज के बीच में, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में इस तरह के अल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनके आधार पर वो ट्रांजेक्शन करते हैं। गवर्नमेंट को इनका रिकॉर्ड नहीं मिलता, गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट नहीं मिलता, इनकी जीडीपी में कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा ये बताने का मतलब ये है कि जीडीपी ऐसी सारी ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता है, जबकि इन ट्रांजैक्शन के होने के बावजूद इकोनॉमिक इंपैक्ट होते हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह। ठीक है, तो जीडीपी केवल रिपोर्टेड, यानी कि रिपोर्ट की गई खपत, कंजम्पशन को ध्यान में रखता है। पायरेटेड फिल्में, ड्रग्स, नकद में भुगतान किए गए श्रम की सूचना नहीं देता है। मान लीजिए मैंने एक लेबर हायर किया, उसे दिन में 500 रुपए दिया, अपना काम करा दिया, और इसकी कोई जीडीपी में रिपोर्टिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई ड्रग्स का ट्रेड करता है, वो किसी से कितने भी बड़े अमाउंट में ड्रग्स की परचेज करता है, क्या उसकी जीडीपी में कोई रिपोर्टिंग होती है? नहीं। पायरेटेड फिल्में तो हम सब ने देखी है, ये सच है।
आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे और इसको आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए, फिर देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही अटेम्प्ट करते हैं। आपको कुछ सेकंड से दिए जाएंगे। जीडीपी इनमें से क्या संदर्भित करता है? उत्तर है इनमें से आपके पास स्टेटमेंट है, आर्थिक गतिविधियों का पर्यावरणीय प्रभाव, धूम्रपान का अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव, पायरेटेड फिल्मों से होने वाला व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्र में होने वाला आदान प्रदान, ठीक है, लैंगिक समानता। कमेंट सेक्शन में मैं इसका उत्तर कुछ देर बाद दूंगा, फिलहाल आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, एक मेंस का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रियों का मत है कि जीडीपी वेलफेयर संबंधित मतलब कल्याणकारी वेलफेयर से संबंधित गणना नहीं करता है, इसलिए अर्थव्यवस्थाओं को अपने नागरिकों के हित के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए, विवेचना कीजिए। ये एक क्वेश्चन है मेंस का। अब हम इसके आगे जो स्लाइड्स में टॉपिक कवर करेंगे उसके आधार पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपने इसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है। जो फर्स्ट आंसर मेरे पास आएगा वो चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो, कितना भी मॉडरेट हो, कैसा भी हो, जो फर्स्ट आंसर आएगा मैं उसको नाम के साथ आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो आई विश कि आप इसका आंसर लिख के मुझे भेजें। तो क्या है अल्टरनेटिव, क्या है वो विकल्प जो हम जीडीपी के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो सारी खामियां जिनकी अभी हमने बात करी को ओवरकम किया जा सकता है, को ठीक किया जा सकता है। तो वो अल्टरनेटिव हम यहां से डिस्कस करें। बहुत पॉपुलर है, जिससे कि यूपीएससी ने पिछले 10 साल में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा होगा, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला के यूपीएससी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा होगा, और क्वेश्चन का नेचर कैसे होता है वो मैं साथ में बताता चल रहा हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका है? यूएन का है। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन बनता है, ये है किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, यूएन का, एससीओ का, किसका? तो ये यूएन का है। एचडीआई अब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रगति संकेतक है। यह 3 आयामों पे बेस्ड है। ये कितने डायमेंशन पे बेस्ड है, इसके पिलर कौन से हैं, इस पे यूपीएससी ने एक से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है। उसमें है जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा और एवरेज एज ऑफ, हाँ, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष की, मतलब एक बच्चा स्कूल में औसतन कितना समय स्पेंड करता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ये 3 पैरामीटर हैं, 1 जीवन प्रत्याशा, 2 स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और 3 पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। ये 3 बातें आपको याद रखनी। हाँ, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जनरली मैं कहता नहीं याद करने के लिए, लेकिन आज के सेक्शन में याद करने जैसी काफी चीजें, उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि 17 एसडीजीज हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन सी वर्ल्ड के मेजर इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें करते हैं, तो वो हम एस्पेक्ट आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। इनमें से 3 बातें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, जिसमें कि जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष एंड पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, ये 3 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंपोनेंट हैं। ये आपको अभी के अभी पक्के तौर पे याद होना चाहिए। ये चीजें इतनी आसान होते हैं कि इनको आप ये नहीं कर सकते कि मुझे रिवाइज नहीं किया इसलिए याद नहीं, नहीं ऐसा नहीं, इनको अभी कभी याद करना है। ठीक है, में सामान्यीकृत सूचकांकों का एक ज्योमेट्रिकल मीन है, ज्यामितीय साधन है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीन है। ये इंग्लिश वालों के लिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि देखो ये एक एक तो ये होता है कि हाँ सिंपल एवरेज है, दूसरा ज्योमेट्रिकल एवरेज है। हाँ, तो ये ज्योमेट्रिकल मीन से निकाला जाए। यहाँ पे यूपीएससी ने स्टेटमेंट बना के आपके सामने, वहां पे जब क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था तो उसमें यही स्टेटमेंट निकाला था कि एचडीआई इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल मीन्स, ज्यामितीय साधन पर आधारित है, तो वो सही था। जो किसी देश के विकास का आकलन करने में लोगों की उनकी क्षमताओं को पहचानता है। ठीक है, मतलब ये चीजें क्या शो करती हैं? क्षमताएं, कि जीवन प्रत्याशा, क्षमताएं, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, कितना टाइम स्कूल में स्पेंड किया है, एंड लास्ट वन पर कैपिटल ग्रॉस नेशनल इनकम। अब हमने पढ़ लिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप में सफिशिएंट है? अगर होता तो हमें दूसरे इंडिकेटर की क्या जरूरत पड़ती?
ये यूएन जैसा वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड बॉडी के द्वारा लाया जाता है? उत्तर है नहीं। ये अपने आप में सर्वथा प्रॉब्लम फ्री नहीं है, इसमें ढेर सारे अवसाद हैं। वो आलोचनाएं क्या हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। एचडीआई व्यापक असमानता को छुपा सकता है, मतलब एचडीआई में इनइक्वालिटी को ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रदूषण का स्तर या लिंग असमानता की रक्षा जैसे कारकों पर विचार नहीं करता। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज किस किस टाइप से हो सकती हैं, जैसे ये कि कुछ लोगों को पर्सनल लिबर्टी अवेलेबल है एंड मैनी कुछ लोगों को नहीं है। ठीक है, इन अदर केस कुछ लोगों को पोल्यूशन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जैसे गरीबों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके छोटे छोटे अधखुले घर होते हैं। अधखुले घर समझते हैं ना, कभी देखिएगा तो उसकी फोटो खींच के भेजिएगा कि मैं अधखुले घर किनको कह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जब भी अपनी गाड़ी से अपनी बाइक से बाहर की तरफ झांकेंगे तो 1 किलोमीटर आप कहीं भी चल लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड जेंडर डिफरेंसेस, लैंगिक असमानता, ये जो है ये अपने आप में परसिस्ट करते हैं और जीडीपी वो एचडीआई इनका मेजरमेंट नहीं करता है। तो इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, ऊपर हमने डिस्कस करी, और ये इसके जो है क्रिटिसिज्म है, आलोचनाएं हैं। अब यूपीएससी कैसे पूछता है कि वो आपसे बोलता है कि एचडीआई इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। एचडीआई निम्नलिखित पैरामीटर्स पे बेस्ड है। एचडीआई के निम्नलिखित अवयव हैं। एक, जीवन प्रत्याशा दे दिया, दूसरी स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष दे दिया, तीसरी लिंग असमानता दे दिया, चौथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दिया। तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं ऐड होते, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी नहीं ऐड होते, इसमें बेसिकली ये वाले पैरामीटर है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। एचडीआई की के अंश यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्यालय द्वारा, अब ये किसको कौन पब्लिश करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्यालय, ठीक है, द्वारा उत्पादित वार्षिक, ये कब आता है, साल में एक बार, किए गए विकास रिपोर्ट में सम्मिलित है, जिसे 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक, इस पे क्वेश्चन आया था कि जो एचडीआई का कॉन्सेप्ट है इसके जनक कौन है, तो महबूबुल हक है। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि अमर्त्य सेन का भी तो कुछ रोल है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में महबूबुल हक ने जो पैरामीटर, जो प्रिंसिपल दिए थे, अमर्त्य सेन ने उनको यूज करते हुए बाद में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने महबूबुल हक द्वारा दिए गए पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो एचडीआई के केस में अगर प्रीलिम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर अमर्त्य सेन ना होकर महबूबुल हक होंगे। आप ये बात याद रखेंगे। उनका उद्देश्य किनका, महबूबुल हक का, हाँ ये भी नोबेल लॉरियट है। उनका उद्देश्य विकास अर्थशास्त्र यानी कि डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का केंद्र बिंदु है। राष्ट्रीय आय लेखा से मानव केंद्रित नीतियों पे स्थानांतरण करना चाहिए, ऐसा ये मानते थे। ठीक है, दूसरा, बेटर लाइफ इंडेक्स। अब ऐसे जो डेटा आपके सामने दिए जाते हैं वो नहीं, ऐसे नहीं पूछा जाता कि बेटर लाइफ इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पहले भी नहीं है। ये आते कैसे हैं, आपके सामने कुछ पैरामीटर दे दिया जाएगा कि हाँ, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, पर्यावरण प्रभावों को इनमें से कौन कौन सी रिपोर्ट मेजर करती है, एचडीआई, बेटर परफॉर्मेंस इंडेक्स, समावेशी धन सूचकांक इत्यादि। तो हमको उसमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट की बात किसने की। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जेंडर इनइक्वालिटी की बात इनमें से कौन कौन से इंडिकेटर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बेटर लाइफ इंडेक्स, या समावेशी धन सूचकांक, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या एमडीजीज, मल्टी, है ना। तो अब हम देखते हैं कि बेटर लाइफ इंडेक्स में क्या क्या कंपोनेंट है। बस आपको दो तीन चीजों पे ध्यान देना है। एक, तीन चीजों पे खास तौर पे ध्यान देना है। एक, कौन जारी करता है, ठीक है। दूसरा, उसमें है क्या क्या, और पहला, उसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। ये तीन चीजें देखना है कि उस रिपोर्ट में क्या है, क्या नहीं है, और उसे इशू कौन करता है, वो रिलीज कौन करता है। ठीक है, बस तीन बातों पे ध्यान देना है।
तो बेहतर जीवन सूचकांक, बेटर लाइफ इंडेक्स, आर्थिक सहयोग संगठन, ये क्या है? ओईसीडी का है। अब ओईसीडी क्या है, आप लोग अगर जानते हैं तो ये किस रीजन पे बेस्ड है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओईसीडी द्वारा पहचाने गए 11 विषयों के आधार पर 11 विषयों के आधार पर बेटर लाइफ इंडेक्स 35 देशों में भलाई की तुलना करता है। वो 35 देशों में भलाई की तुलना करता है। इसमें आवास, आय, समुदाय, शिक्षा से लेकर पर्यावरण, नागरिक जुड़ाव, स्वास्थ्य तक है। सूचकांक लिंग भेद की तुलना की भी अनुमति देता है। कौन सा इंडिकेटर है? क्वेश्चन आपके सामने आता है, कौन सा इंडिकेटर है जो जेंडर इनइक्वालिटी को कवर करता है? तो वो ये है ओईसीडी का बेटर लाइफ इंडेक्स। सूचकांक में भलाई के 80 संकेतक शामिल हैं। 80 संकेतक शामिल हैं। ये अपने आप में एक बड़ा इंडिकेटर है जो प्राकृतिक, मानव, आर्थिक, सामाजिक पूंजी की व्यापक तस्वीर से प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? समावेशी समावेशी धन सूचकांक, इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स। इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। पहले तो ये जारी कौन करता है? यूएन। देखो, यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इस टाइप की जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर करने वाली बॉडीज हैं, उनके द्वारा कोई भी रिपोर्ट आती है तो वो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, यूएन द्वारा विकसित आईडब्ल्यूआई यानी कि इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स, समावेशी धन सूचकांक। यूएन द्वारा विकसित आईडब्ल्यूआई किसी देश के उत्पादक आधार, मतलब ये कि वहां पे जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उनका बेस क्या है, ये व्यापक विश्लेषण, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ कंट्रीज प्रोडक्टिव बेस का उपयोग करके राष्ट्रों की संपत्ति को मापता है, एसेट बेस को मेजर करता है, जिससे वे संपत्तियां शामिल हैं जिनमें मानव कल्याण प्राप्त होता है, जैसे कि निर्माण, ह्यूमन इटसेल्फ, मानव। ठीक है, एंड प्राकृतिक पूंजी, नेचुरल कैपिटल क्या है? पूंजीगत संपत्ति के मूल्यांकन में हरित ग्रीन लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग को इंजेक्ट करके प्राकृतिक पूंजी में परिवर्तन का आकलन करके, जैसे कि वन, जलमार्ग, आईडब्ल्यूआई यानी कि समावेशी धन सूचकांक जलवायु परिवर्तन नीतियों और कार्रवाई को चलाने में मदद करता है। मतलब ये पर्यावरण वाले कई पैरामीटर्स को इन डेप्थ स्टडी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा है अल्टरनेटिव जीडीपी का वास्तविक बचत संकेतक। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीडीपी के अल्टरनेटिव, वो विकल्प जो जीडीपी के स्थान पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। वास्तविक बचत संकेतक यानी कि जेन्युइन सेविंग इंडिकेटर, ये किसका है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के बचत विश्लेषण का तर्क यह है कि संसाधन, राजस्व के सार्वजनिक निवेश और प्रदूषण उत्सर्जन की सामाजिक लागत, जैसे कि बचत के समग्र स्तर, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग को निर्धारित करने में समान रूप से प्रासंगिक है। मतलब कहने का यह है कि जब भी हम राजस्व की बात करें तो उसका जो एनवायरमेंटल डायमेंशन है, कितना प्रदूषण करता है, उन चीजों की अकाउंटिंग भी हम करें, ऐसा वर्ल्ड बैंक कहता है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट से क्वेश्चन आए हैं, तो ये पहले तो हम समझ लेते हैं गिनी कोफिशिएंट है क्या। लॉरेंज एक कर्व है जो इनइक्वालिटी को मेजर करता है, असमानता को मेजर करता है। तो जो गिनी जो डेटा है उसके इस्तेमाल से लॉरेंज कर्व बनता है। ठीक है, तो उसी को हम गिनी कोफिशिएंट कहते हैं। किसी देश के नागरिकों के बीच में आय असमानता क्या मेजर करता है? इनकम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। लेकिन उन सामाजिक लाभों या हस्तक्षेपों को मापने में विफल रहता है। इनको जो अमीर गरीब के बीच अंतर या असमानता को कम करते हैं। हाँ, ये इनइक्वालिटी को बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो कौन से पैरामीटर है जिनसे इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। मतलब इस हिसाब से ये भी अधूरा है। आगे देखते हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, भूटान, नाम याद रखेंगे, ये भूटान के द्वारा सबसे पहले दिया गया। भूटान की जो जीडीपी है ये वो इस पैरामीटर पे बेस्ड होती है। किसी देश में नागरिकों की खुशी के स्तर को मापने के लिए ये इस चीज पे बेस्ड है। देखिए,
ये मापता है, जबकि लैंगिक असमानता, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा एंड अच्छे बुनियादी ढांचे जैसे अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा करता है, मतलब उनको काउंट नहीं करता है। तो इसमें भी ढेर सारी कमियां आ गई है ना। इसीलिए हम कई सारे अल्टरनेटिव पढ़ रहे हैं कि इन अल्टरनेटिव से हमें पता चले कि आखिर जीडीपी के विकल्प के तौर पे किनका उपयोग करना सबसे अच्छा आइडिया होगा। आगे देखते हैं। मानव विकास को समझने के लिए किए गए कार्यों के आधार पर विभिन्न आयामों के साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशन का था, कब आया था? 2000 में। इससे क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, प्री और मेंस दोनों में, जिसको कि अब रिप्लेस कर दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा। तो उसको रिप्लेस करके अब एसडीजीज की बात होती है कि एसडीजीज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। अगस्त 2015 में 193 देश निम्नलिखित 17, कितने गोल है पूरे? 17 आया कब? 2015 में। कितने देशों की सहमति से? 193 देश जो यूएन के मेंबर हैं सहमत हुए। पूरे विश्व में इतने टारगेट्स हैं वर्ल्ड के लिए, 193 देशों के लिए। परहैप्स ये एकमात्र ऐसी चीज है जिनमें 17 पैरामीटर्स हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि ये 17 के 17 पैरामीटर्स आपको ए टू जेड विद सीक्वेंस पता होना चाहिए। मतलब आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कवर है, उत्तर हाँ ना में हो सकता है। क्या एजुकेशन कवर है? हो सकता है। जेंडर डिफरेंस कवर है? हो सकता है। हंगर कवर है? हो सकता है। पोल्यूशन कवर है? हो सकता है। बात इतने से नहीं बनेगी, ये तो करना ही है याद। इसमें आपको ये भी याद करना है कि कौन सा पैरामीटर किस नंबर पे है, कौन सा पहले नंबर पे, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे। मैं आपको जल्द ही आने वाली क्लासेस में दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी ने 2022 में इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन तो केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछे, 2020 में 5 क्वेश्चन। और मैं हर साल कह सकता हूं कि प्री और मेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आसपास 3-4 क्वेश्चन होते हैं। मेंस के 3 से 4 क्वेश्चन तो 50 नंबर के भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंस में आप इसका दूसरे विषय जैसे कि पॉलिटी में, सोशल जस्टिस में, अपने ऑप्शनल में, जीएस 1 में, जहां पे सोशल इश्यूज की बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता है तो ये इंट्रोडक्शन लिखने में मेंस के आंसर के समय, कंक्लूजन लिखने में, अपने आंसर को एनरिच करने में, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जितना कहा जाए उतना कम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये शायद अकेली ऐसी चीज है जिसमें 17 इंडिकेटर्स हैं, 17 लाइनें भी आप अगर मान लीजिए इनको, तो मैं ये कह रहा हूं कि इनको आपको सशब्द विद सीक्वेंस याद होना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले है गरीबी। अच्छा, इसको और दूसरे शॉर्ट में देख, मैं आपको एक मैप में एक ही इमेज में दिखा दूंगा, लेकिन अभी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले है गरीबी, जो कि सभी अ, रूपों की समाप्ति करना है पूरे विश्व से। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि। कृषि की बात मिल गई, हाँ। सभी आयु के लोगों के लिए हेल्थ में सिक्योरिटी और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देता है, मतलब इसमें हेल्थ कवर है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हेल्थ कवर है, यहाँ पे हंगर कवर है, यहाँ पे पावर्टी कवर है, गरीबी, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त एजुकेशन। तो आपको क्या क्या मिल गया? गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, और साथ ही सीखने का अवसर देता है। फिर पांचवा है लैंगिक असमानता, यानी कि जेंडर भी आ गया, जेंडर इनइक्वालिटी आ गया। सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्ध सुनिश्चित करना, वाटर आ गया। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये जो 17 इंडिकेटर्स हैं, 17 पैरामीटर्स हैं, ये बेसिकली आपकी लाइफ से जुड़े हुए हर एक डायमेंशन को कवर करने की कोशिश। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अब तक के सबसे व्यापक पैरामीटर देते हैं आपको किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो लैंगिक समानता में बात होती है महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने से। अब इसका आप क्रिटिसिज्म कह सकते हैं कि हाँ, इसमें ट्रांसजेंडर की बात नहीं, इंपॉर्टेंट है ना।
सभी के लिए स्वच्छता और पानी की बात हमने कर ली। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच। आधुनिक ऊर्जा क्या मतलब है? अगर गवर्नमेंट आपके घर में लकड़ी सप्लाई करने लगे तो वो आधुनिक ऊर्जा नहीं होगी। इस समय आधुनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं एलपीजी, ठीक है, सीएनजी इत्यादि। आगे देखते हैं। सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास। बात आ गई इकोनॉमिक की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ गई, एम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात आ गई और बेहतर कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब पकौड़े तलना एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, वो आप अपने हिसाब से देखें। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। यहाँ पे रेजिलियंट इंडस्ट्रीज की बात है, मतलब ये कि वो इंडस्ट्रीज जो उस समय के सामाजिक पर्यावरणीय फैक्टर्स को इंक्लूड कर सके और उसके आधार पे बेहतर समाधान दे सके। वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? अगर वो एनर्जी का ओवर कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, पोल्यूशन ज्यादा कर रहा है, तो ऐसे उत्पाद को हम क्यों महत्व देंगे? इसलिए उसको रेजिलियंट होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण की हमने बात करी। देशों के बीच देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, मतलब भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य असमानता को कम करना, जो उनके बीच के डिफरेंसेस उन्हें ठीक करना, तथा भारत के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स हैं, पीपल हैं, समूह हैं, समुदाय हैं, उनके बीच भी असमानता। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 है, जिसमें स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न का मतलब ये है कि आपके पास 365 डेज कंजम्पशन आइटम्स जो आपके लिए नीडेड हैं उनकी पूर्ति हो सके। स्थायी खपत का ये मतलब है। ऐसा नहीं कि आपको 100 दिन खाना मिलता है और फिर 10 दिन नहीं मिलता, वो गलत बात है। जलवायु परिवर्तन मतलब ये क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। मतलब क्या? एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है, यस। स्थायी सतत विकास के लिए महासागर और समुद्री संसाधनों, देखो ओशियन एक बड़ा पैरामीटर है, ग्लोबल रिसोर्स है, जिसमें किसी एक कंट्री का कंप्लीट क्लेम नहीं है। उसके संसाधनों पे भी सभी का क्लेम है, किसी एक का क्लेम नहीं है। ठीक है, वो सेज वाली बात अलग है, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स वाली बात अलग, बट ओशियंस आर टू बिग टू से लाइक दैट। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्राणियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना चाहिए। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी संस्थाएं, मतलब पीस, जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, काहे के लिए? सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। शांतिपूर्ण यानी कि और समावेशी संस्थाएं होनी चाहिए। स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जो इंक्लूसिव नेचर की हों, न्याय सुनिश्चित करें, शांति सुनिश्चित करें सबके सबके लिए। मतलब ये कि अगर कहीं पे कास्ट वायलेंस हो रहा है तो क्या उस एसडीजी का वायलेशन है? उत्तर है हाँ। आप इन चीजों को अपनी तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे। कहीं पे कम्युनल वायलेंस हो रहा है, गवर्नमेंट किसी एक कम्युनिटी को फेवर कर रही है, क्या वायलेशन ऑफ एसडीजी है? उत्तर है हाँ। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैश्विक भागीदारी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें बातें करके चले जाओ। जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं, डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, उनको आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, एक दूसरे से साझे बनाने चाहिए और साझेदारी वाले तरीके से वैश्विक भागीदारी करनी चाहिए, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सभी के लिए इंश्योर करे जा सकें। बिकॉज इनइक्वालिटी एट वन प्लेस इज इक्वालिटी एट एवरीवेयर। अगर कहीं एक जगह असमानता है तो पूरे विश्व में असमानता है। तो ये एक इमेज में पूरे सारे एसडीजीज हैं, इनको आप एक बार तेजी से देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे इमेज की हेल्प से और यूएन की वेबसाइट से लिया गया है। तो मतलब ये कि इनमें जो सीक्वेंस है, जैसे कि पहला पॉवर्टी को काउंटर करना, दूसरा हंगर को काउंटर करना, तीसरा गुड हेल्थ को
लेके आना, चौथा एजुकेशन लेके आना, जेंडर इक्वालिटी सबके लिए लाना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सबके लिए लाना, अफोर्डेबल एनर्जी 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, 9वें नंबर पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, 10वें नंबर पे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है, असमानता को कम करना, 11वें नंबर पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज है, 12वें नंबर पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, 13वें नंबर पे क्लाइमेट एक्शन है, 14 पे लाइफ बिलो वाटर है, ओशन वाला एरिया हो गया, 15 लाइफ ऑन लैंड जंगल वाला एरिया हो गया, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात हो गई, 17वां पार्टनरशिप फॉर गोल्स, पार्टनरशिप बिटवीन नेशंस। अब इसमें साइंटिफिक तरीके से कलर का सिलेक्शन किया गया है और इमेजेस का सिलेक्शन किया गया, इनको ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें आपको जल्दी याद हो सकती है। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 9वें नंबर पे आता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, यह जीडीपी के पारंपरिक माप से परे है। इससे इसमें अधिकांश पैरामीटर हैं जो एसडीजी को पूरा करने के लिए आवश्यक, मतलब ये कि ये जीडीपी के में जो छूट गई हैं इंडिकेटर, ये उनको निश्चित तौर पे काउंटर करने की कोशिश करता है और इसकी पूर्ति से एसडीजी की पूर्ति होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। जैसे जीवित रहने के लिए बुनियादी जरूरत, इसमें क्या क्या आ गया, पावर्टी, हंगर, हेल्थ, वो सारी चीजें आ गई। जीविका की स्थिति में सुधार और बिल्डिंग ब्लॉक्स तक पहुंचना, मतलब जीविका के लिए क्या चाहिए, वर्क चाहिए, हाउस चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के। ठीक है, ये एक टॉपिक छूट गया था पीछे, इसको 16 नंबर 16.2 में आना चाहिए था ऊपर, लेकिन वो छूट गया था, यहाँ पे हम इसको कवर कर लेते हैं। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक फर्टिलाइजर का प्लांट है, ये एक फर्टिलाइजर का प्लांट है। ठीक है, फर्टिलाइजर का प्लांट, इसमें से किसी टाइम में मान लीजिए 1,000 रुपए का फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ठीक? अब इस पेरीफ्री में ये एक विलेज है, विलेज 1 इसको कह सकते हैं, यहाँ पे विलेज 2 है, यहाँ पे विलेज 5 है, ऐसे 3 4 ये सब गांव हैं। ठीक है, इन गांवों को मान के चलते हैं कि मंथली 1 रुपए का पानी लगता है, वाटर। ठीक है, सबको 1-1 रुपए का। ये मैं प्लांट के लगने की पहले बात बता रहा हूं। अब इसके बाद ये प्लांट आ गया, ठीक है, ये प्लांट एक्शन में आ गया, ये फैक्ट्री जो खाद बनाती है फर्टिलाइजर की एक्शन में आ गया और इसने ढेर सारा पोल्यूशन डालना शुरू किया गाँव में, जिससे कि इनका पानी पॉल्यूट हो गया, पानी में प्रदूषक आ गए, पानी प्रदूषित हो गया, जिसकी वजह से अब इनको खरीद खरीद की बिस्लरी पीनी पड़ रही है या बॉटल वाला पानी पीना पड़ रहा है। तो इनका मंथली खर्चे मान के चलो, क्या 20 रुपए का, ये मंथली पूरा गांव 20 रुपए का पानी पी रहा है, वाटर, पानी चलो अंग्रेजी में लिख देते हैं, पानी, वाटर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में 20 20 20 अगर सिर्फ 5 गांवों की बात करें तो 100 रुपए का तो ये लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। ठीक है, पानी ये 100 रुपए का खरीद के पी रहे हैं। 1,000 रुपए का प्रोडक्शन है। अब ये 100 रुपए की जो लागत इनके जीवन में बढ़ गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब अगर मान लीजिए ये फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है, ये 950 रुपए का इनपुट लगा के 1,000 का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए हमको 50 रुपए प्रॉफिट दिखता है। प्रॉफिट कितना आ रहा है, लाभ कितना आ रहा है, 50 रुपए। ठीक है, बट अभी भी हमने ये वाला बात को इग्नोर किया। इसने कितना मिट्टी को प्रदूषण किया, हमने बात नहीं करी। इसने कितनी हवा को प्रदूषित किया, हमने बात नहीं करी। सिर्फ हमने पानी वाले एक एंगल को लिया। ठीक है, और ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, ये उदाहरण मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये 100 रुपए का जो पानी इनकी लाइफ में कॉस्ट बढ़ गई, अगर हम इसको इसमें एडजस्ट कर दें,
तो ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो 50 रुपए प्रॉफिट आपको दिख रहा है, 50 रुपए लॉस में। कैसे? जो कॉस्ट 950 है उस कॉस्ट में 100 रुपए अगर हम और जोड़ दें तो इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट लागत कितनी हो जाएगी? लागत 950 प्लस 100 बराबर 1050 और उत्पादन तो सिर्फ 1000 का है, मतलब ये कि 50,000 के नुकसान में आ गए। तो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी पर्यावरण को अगर नकारात्मक तौर पे प्रभावित करती है तो उस नकारात्मक प्रभाव का इकोनॉमिक अकाउंटिंग होनी चाहिए और उसके आधार पर उसमें कितना वित्तीय दबाव पड़ा, कितना फाइनेंशियल प्रेशर उसने क्रिएट किया, उसको हम ऐड करें, तो ऐसे जीडीपी को हम ग्रीन जीडीपी कहते हैं। फाइन, आते हैं अब समझते हैं, अब ये समझ में आ जाएगा। हरित जीडीपी यानी ग्रीन जीडीपी आर्थिक विकास के परिणाम के रूप में पर्यावरणीय क्षति की लागत को संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय गिरावट जैसे कारकों इत्यादि को स्थानीय सरकारों को पारिस्थितिक संरक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराती है। ग्रीन जीडीपी प्रदूषण और संसाधन की कमी के प्रभावों पर विचार करती है। जैसे मैंने बोला नहीं, पानी को इससे प्रदूषित कर दिया, मतलब पानी के रिसोर्स उसने कब किया? एयर को पोल्यूशन किया, मिट्टी को पोल्यूशन किया, हम उन सबको हमको जोड़ना चाहिए, तब तो हमें पता चलेगा कि उस फर्टिलाइजर प्लांट ने, उस फैक्ट्री ने कोई प्रॉफिट करा भी है, सिर्फ लॉस लॉस है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक का डेटा है ये। विश्व बैंक ये कहता है कि अगर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इंडिया करे और उनको काउंटर करे तो भारत की जीडीपी 2% तक बढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि अगर अभी 6% की ग्रोथ रेट है और एनवायरमेंटल पैरामीटर को ठीक कर लिया जाए तो ये ग्रोथ रेट 8% तक जा सकती है अभी के अभी। ठीक है, ये तो एडवांटेज इसका है 8%। नाउ आखिर 1% से होता क्या है? 1%, 2% का क्यों इतना मतलब है? आपको पता है 1% इज इक्वल टू नियरली 2 बिलियन, इसलिए 2% अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब ग्रीन जीडीपी की आलोचना क्या है? स्थानीय सरकारें जो नहीं चाहते कि आर्थिक विकास के आंकड़े पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हों। सरकारों के लिए आर्थिक विकास का डेटा, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो वो इस बात पे जोर देते हैं कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ इतना है हमारे टाइम में। आपको याद है पुरानी यूपीए सरकार कहती है हमारे टाइम में 9% इकोनॉमिक ग्रोथ थी। मोदी सरकार की जो फर्स्ट रिजीम था उसमें वो बोलते कि हमारे टाइम में 8% ग्रोथ रेट। ठीक है, स्थानीय सरकारें जो नहीं चाहती कि उनके आर्थिक विकास के आंकड़े पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो, वे इसे जीडीपी के विकल्प के रूप में अपनाने के लिए तैयार नहीं है और इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक प्रश्न है, पर्यावरण का आकलन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है? पर्यावरण का आकलन निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें पर्यावरण की अकाउंटिंग, एनवायरनमेंट को कौन कौन कंसीडर करता है, उसके आधार पे आपके सामने ये 4 रिपोर्ट्स के नाम मेंशन है। इन रिपोर्ट्स में कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जो पर्यावरण के बारे में ध्यान देते हैं? जरा ध्यान देते हैं। हमने बात करी जेन्युइन सेविंग इंडिकेटर के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, बेहतर जीवन सूचकांक के बारे में। देखिए, क्योंकि सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं अभी कभी, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा होगा तो आपने अब तक आंसर मार दिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो इसका भी उत्तर मैं कमेंट सेक्शन में दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। मैं ऐसे क्वेश्चन का आधा पार्ट लिख के और उसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करूंगा। अगर आप लोगों ने सही किया तो फिर कोई बात ही नहीं, तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कठिन है अगर आपने ये वाला वीडियो ध्यान से नोट्स नहीं बनाए तो। आगे देखते हैं 1.17 में हम देखते हैं इस पार्ट में, आय स्तर के अनुसार विश्व बैंक
का देशों का नया वर्गीकरण जो 2022 में, ठीक है, मतलब ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज कैसे होता है कि कौन सी कंट्री मिडिल इनकम कंट्री है, कौन सी कंट्री निम्न आय वाली देश है, कौन सा देश उच्च आय वाला देश है, उनका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को 4 आय समूहों में बांटता है, जैसा कि निम्न, निम्न मध्यम, ठीक है, उच्च मध्य और उच्च आय। ये 4 क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के, ठीक है। और इनके बारे में टाइम टाइम पे न्यूज़पेपर में खूब आर्टिकल, इनसे क्वेश्चन भी आता है प्री और मेंस में, तो और ये आसान भी है, बस इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान देने की है, तो वो आप ध्यान दे लीजिए और आपके मार्क्स इंश्योर हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को किन 4 समूहों में बांटता है। समूह पहला है निम्न, दूसरा है निम्न मध्यम, तीसरा है उच्च मध्य और चौथा उच्च। आपको निम्न और उच्च तो याद हो गए, सबसे गरीब वाले निम्न, सबसे अमीर वाले उच्च। अब वो बीच में 2 हैं, मध्यम में एक निम्न मध्यम एक उच्च मध्यम, ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को। अब आपको पहले इसमें क्या क्या पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रत्येक वर्ष आता है, साल में एक बार, 2 बार नहीं, 2 साल में एक बार भी नहीं, है ना। 1 जुलाई को अद्यतन किए जाते हैं और पिछले वर्ष यानी कि बीते वर्ष जैसे 2022-23 का डेटा है वो 2021 के डेटा पे आधारित है और उस समय का करेंट ईयर डॉलर प्राइस यानी कि वर्तमान यूएस डॉलर उस समय जो करंट ईयर है, मतलब ये कि ये रियल डेटा पे बेस्ड नहीं है, ये मार्केट प्राइस से बेस्ड है, करंट ईयर कहने का मतलब है। और जो इसमें कंपोनेंट लिया जाता है वो क्या है, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है, प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है। अब ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है ये मैंने जीडीपी वाले चैप्टर में, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। जिसने ग्रॉस नेशनल इनकम नहीं पता वो वहां जाके उसे देखे, इसके बाद चीजों को समझे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये इकोनॉमी फंडामेंटल की क्लास है, अगर आपने ये 7 क्लासेस अच्छे से कर ली आप इकोनॉमी में कहीं फंसेंगे नहीं। बाकी की इकोनॉमी आपको हिस्ट्री पॉलिटी से कहीं ज्यादा आसान लगेगी, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल नहीं समझा जो कि मैंने इधर पढ़ा दिया है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि बाकी इकोनॉमी आपको साइंस टेक से भी ज्यादा कठिन लगेगी, सैट से भी ज्यादा कठिन लगेगी, और फिर लगेगा कि इकोनॉमी की वजह से हमारा यूपीएससी रुका हुआ है। कितना आसान है, ध्यान से देखेंगे, हेडफोन लगाएंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे तो 7 लेक्चर आपको देखने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा। वर्गीकरण 2 कारणों से बदलते हैं। अब ये हर साल क्यों देता है, इसका मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है ये चेंज होता है। चेंज होने के कारण क्या है, पहला कारण है कि प्रत्येक देश में आर्थिक विकास ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है ना। मुद्रास्फीति, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, जनसंख्या वृद्धि जैसे कारक होते हैं जो कि प्रति व्यक्ति पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम को प्रभावित करते हैं। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, क्या होता है, विशिष्ट मामलों में, विशिष्ट मामलों में राष्ट्रीय खातों के तरीके और डेटा में संशोधन का भी प्रस्ताव हो सकता है। दूसरा मामला थोड़ा स्पेशल टाइप का है जिसमें कि नेशनल अकाउंटिंग के मेथड और डेटा में जो चेंजेस होते हैं वो हो सकते हैं, जिनके कारण वर्ल्ड बैंक को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को ये रिपोर्ट जारी करनी होती है, जिसमें कि वो वर्ल्ड के कंट्रीज को 4 पार्ट में क्लासिफाई करता है कि कौन सा देश निम्न आय वाला देश है, कौन सा देश उच्च आय वाला देश है, और उसके बीच में कौन सा आय निम्न मध्यम में आएगा, कौन सा उच्च मध्य में आएगा, ठीक है। ये अपने आप में आसान है। तो हमारे पास ये डेटा है जो रिसेंट का है, आय इनकम क्लासिफिकेशन, इनकम क्लासिफिकेशन के लिए, हाँ, को वास्तविक रूप से स्थिर रखने के लिए, देखो ये हर साल नया नया डेटा इसलिए दिया जाता है मार्केट प्राइस पे, इन्फ्लेशन इत्यादि सबको एडजस्ट कर दिया जा सके, सो दैट कि जो रियल डेटा है वो स्थिर रहे। ऐसा नहीं कि इन रियलिटी जो डेटा चेंज हो रहे हैं वो उनका अकाउंटिंग भी ना कर सके, उन्हें वार्षिक रूप से मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाए।
कैसे? मुद्रास्फीति के लिए, मतलब कि जो इन्फ्लेशन है वो एडजस्ट किया जाता है। अब इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट किया जाता है उसके लिए मेथड है डिफ्लेटर का, अब वो हम नीचे बात करेंगे। इन्फ्लेशन के लिए समायोजित किया जाता है, मतलब एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर, अब ये हम एक्सटर्नल सेक्टर वाला जब पढ़ेंगे तो डिटेल से बताएंगे कि एसडीआर बनता कैसे, भी शॉर्ट में देख लेते हैं। एसडीआर डिफ्लेटर का उपयोग करते हैं इस मुद्रास्फीति को एडजस्ट करने के लिए, जो कि अब एसडीआर किस चीज पे बेस्ड है? वर्ल्ड की 5 मेजर करेंसीज पे, चाइना, जापान, यूके, यूएसए और यूरोजोन्स। क्षेत्र के जीडीपी डिफ्लेटर्स का वेटेड एवरेज होता है। ये कैसे एवरेज होता है? वेटेड एवरेज, मतलब भारित औसत होता है। इन 5 करेंसीज का एवरेज होता है, जिसके आधार पे उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, और उसके लिए ये 5 करेंसी एसडीआर के बास्केट में होती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि आईएमएफ का है, आईएमएफ का है ये, ठीक है। ये प्रीलिम के लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके डेफलेटर के आधार पे मुद्रास्फीति को बैलेंस किया, एडजस्ट किया जाता है, जिससे रियल डेटा, ये वास्तविक रूप से जो डेटा है, ये रियल डेटा अपने आप में स्थिर रहे, अपरिवर्तित रहे। ठीक है? इस वर्ष मुद्रास्फीति के उपाय के अनुरूप सीमाएं बढ़ाई गई हैं। 2022-23 में जो अभी सीमाएं बढ़ाई गई हैं, वो सीमाएं क्या है वो हम नीचे देखेंगे। उसका कारण है इन्फ्लेशन। नई सीमाएं यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति जीएनआई के लिए इस प्रकार है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पर कैपिटा जीएनआई, नॉट जीडीपी, नॉट एनएनपी, नॉट एनीथिंग एल्स, बट जीएनआई के आधार पर है, वो भी कैसा? पर कैपिटा। तो ये हमारे पास ग्रुप है। अच्छा, ये पुराने साल के डेटा है, ठीक है, ये पुराने साल के हैं, और ये नए वाले हैं। 1 जुलाई 2022-23 ये नया वाला है। पहले जो लो इनकम कंट्रीज थी, उसमें उन कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज कहा जाता था जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय 1045 यूएस डॉलर से कम था। प्रति व्यक्ति सालाना आय, कैसी आय? जीएनआई वाली, 1045 डॉलर से कम था। यूएस डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज को हम लो इनकम कंट्रीज कहते हैं, ठीक है, निम्न आय वाले देश कहते हैं। निम्न आय अब कितना है? इसे बढ़ा के 1085 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति सालाना कर दिया गया। उसके बाद का इंडिकेटर कौन सा है? लोअर मिडिल इनकम, ठीक है, निम्न मध्यम आय वाले देश। उनका जो क्राइटेरिया है, जिनमें प्रति व्यक्ति सालाना ग्रॉस नेशनल इनकम 1086 डॉलर से अधिक है, 4255 से कम है। इंडिया यहाँ पे आता है, क्योंकि इस समय इंडिया का जो एक्चुअल डेटा है वो कितना है? 3000 सॉरी 1961 961 यूएस डॉलर है, ठीक है, 1961 यूएस डॉलर है इंडिया का, ठीक है। तो वो लोअर मिडिल इनकम में आएगा। फिर इसके बाद है अपर मिडिल इनकम। अपर मिडिल इनकम में कितना है? अगर किसी कंट्री में प्रति व्यक्ति 4256 यूएस डॉलर सालाना से अधिक है और 13205 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति से कम है, तो उन्हें हम अपर मिडिल कंट्रीज कहते हैं। और 13205 यूएस डॉलर पर ईयर से अधिक है अगर किसी कंट्री में प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम, तो उसे हम हाई इनकम कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक मैप है जिसमें जो जितना डार्क कलर है वो उतना हाई इनकम कंट्री है। यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा हो, हाई इनकम कंट्रीज वो हैं जो जितना डार्क है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा हाँ ये ओमान, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, ठीक है, कुछ गल्फ कंट्रीज भी हैं, कनाडा, यूएसए इधर, ठीक है, और ये एक चिली यहाँ पे इसमें आता है। तो और देखते हैं इसमें, फिर उसके बाद आता है अपर मिडल, जिसमें ये ऑरेंज पैचेस हैं, आपको दिख रहे होंगे अगर, ये ऑरेंज पैचेस हैं हमारे पास। अब आपको जो भी कलर दिख रहा हो, ठीक है, तो ये डार्क वाले हैं। फिर लोअर मिडल है,
ये लोअर मिडल है, इसमें ये भारत, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, है ना, और इधर ज्यादातर अफ्रीकन कंट्री में आते हैं। और फिर लो इनकम में अफ्रीकन और थोड़े से एशियन कंट्री। तो आज के चैप्टर में इतना ही है, और बस अब लास्ट लेक्चर आएगा फंडामेंटल का। तो आप लोगों को अगर लगता है कि इकोनॉमी फंडामेंटल में कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो लेक्चर हम अगले अपने लेक्चर में लेके आते हैं। तो अगला लेक्चर होगा यूनिट 1 का लेक्चर 7। 6 हमने कवर कर लिया है, 7 लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल खत्म हो जाए। अगर आप लोगों ने टॉपिक भेजे, टॉपिक की संख्या ज्यादा निकली, तो हम एक और लेक्चर लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम ये कोशिश करेंगे कि ये मैक्सिमम जाए तो 7 में खत्म हो जाए, या और ज्यादा हो तो 8, इससे ज्यादा नहीं जाए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपने सीमित समय में अपने टॉपिक लिख के हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और उन टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी में इकोनॉमी अपने आप में एक पिलर सब्जेक्ट है, जो छोटा मोटा नहीं है। 1/4 वेट रखता है प्रीलिम में। मतलब ये कि अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आपका प्री क्वालिफाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप चाहे जितना इकोनॉमी पढ़ लें, अगर आपके फंडामेंटल्स वीक हैं, जो हमने इन चैप्टर्स में अभी पढ़े और एक दो चैप्टर्स में, एक दो सेशन में और पढ़ेंगे लेक्चर्स में, अगर आपके फंडामेंटल्स वीक हैं तो चाहे जितनी इकोनॉमी आती हो, आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन कभी सही नहीं कर सकते। रटे रटाए और फैक्चुअल क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप फंसेंगे ही। जबकि फंडामेंटल बहुत आसान है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा। ज्यादातर टीचर, वो चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम के, उन्होंने फंडामेंटल छोड़ा है, ये आप जानते हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल से ही शुरुआत करी, और ज्यादातर हमें जो सजेशन मिल रहे थे वो यही कि फंडामेंटल बाद में पढ़ाइए, कठिन होता है, बच्चे इससे अट्रैक्ट नहीं होते। तो हमने कहा बच्चे नहीं अट्रैक्ट होते, कोई बात नहीं, जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे, और उनके लिए जरूरी है कि ये फंडामेंटल को देखेंगे, वो नोट्स बनाएंगे और चुपचाप सिलेक्शन लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई प्रोपोगंडा नहीं करना है। इसलिए बहुत आराम से आप लोग फंडामेंटल, और इकोनॉमी के फंडामेंटल सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है, एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोट्स बना के पढ़िए, 8 से 10 घंटे पढ़िए। कम आवर वाले जो बहकाने वाली बातें होती हैं, कई सारे टॉपर आके मीठी मीठी बातें कर देते हैं, तो 4 से 5 घंटे पढ़ते थे, हमारा हो गया। आपका हो सकता है कि हो जाए, आपको बहुत अच्छा है। मैं ज्यादातर अभ्यर्थियों की बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग इसमें फुल स्केल पढ़ाई करते हैं, 8 से 10 घंटे। ठीक है, उससे कम में काम नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी स्टडी आवर्स मेंटेन रखिए, अपना आउटपुट मेंटेन रखिए कि आप डेली कम से कम कुछ एक नंबर का इंश्योर करें। डेली जब आप पढ़ाई करने बैठें तो आप सुबह ही इस बात को इंश्योर करें कि आपने आज दिन में क्या क्या पढ़ना है। बेहतर होगा कि एक दिन पहले डिसाइड करें, नहीं तो मॉर्निंग में निश्चित डिसाइड करें कि आज दिन में आपको क्या क्या करना है। साथ में ये जरूर डिसाइड करें कि आज की पढ़ाई से आपके कितने नंबर प्री में या मेंस में या दोनों में बनेंगे। मतलब ये कि ऐसे हवा में पढ़ाई मत करिए कि हमने किताबों को पन्ने कवर कर लिए, बल्कि मार्क्स के लिए पढ़िए, नंबर के लिए पढ़िए। यहाँ आप ज्ञान लेने नहीं आए हैं, यहाँ आप ज्ञानी बनने नहीं आए हैं, अर्थशास्त्री बनने नहीं आए हैं, यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं। इसलिए अपने आप को पहले इंश्योर करिए कि आज के टॉपिक में मैंने ये सीखना था, ये सीखा कि नहीं पूरे दिन में। अगर आपने वो सीखा तो अपने आप को फर्दर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और इंश्योर करिए कि आज आपने इतने नंबर का तैयार किया, चाहे प्रीलिम का हो, चाहे मेंस का, चाहे दोनों का। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को एक सतत प्रक्रिया में बनाए रखें, धैर्य न हारें, और स्वस्थ रहें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो पढ़ाई निश्चित प्रभावित होती है। और कोशिश करें कि ये शादियों का सीजन है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में फोकस कर सकें, और कम से कम एंटरटेनमेंट और शादियों में अपना समय व्यतीत करें, उतना अच्छा होगा। और 28 मई के लिए तैयार रहें प्रीलिम में, 15 सितंबर के लिए तैयार रहें मेंस के लिए, और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम।